Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 11 NCERT chemistry. This is the lecture number 6 of this chapter. Chapter is 1, some basic concepts of chemistry. इससे पहले हमने बहुत सी बातें डिस्कस की है इस चैप्टर में, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना जो लेक्चर्स है उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मासेस एंड मोलर मासेस। सो द यूनिट इज़ 1.7 एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो इस यूनिट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी हमें स्टार्ट करना है सब यूनिट 1.7.1 दैट इज़ एटॉमिक मास। अब देखिए क्या मीनिंग होता है इसका, कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यूनिट का मीनिंग क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है एक ऐसा सिंपल सा एक स्टैंडर्ड जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ का, पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस या मटेरियल का कितना अमाउंट हमारे पास है, कितना, हाउ मच, हाउ मैनी, वो होता है यूनिट। तो जैसे हम अगर मास की बात करते हैं तो मास का जो यूनिट होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर हम SI सिस्टम की बात करते हैं तो SI यूनिट जो होता है मास का वो होता है किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही एटम जो होता है उसका भी हमें मास का यूनिट पता होना चाहिए। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको ही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए एटम एक बहुत ही स्मॉल स्पीसीज़ है। एटम एक इतना स्मॉल स्पीसीज़ है कि एटम का जो मास होता है वो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, वो तो होगी मानने की बात, सपोज़ वी कैन, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा। ठीक है, तो इस एटम के मास को मेजर करने के लिए इनिशियली स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड बनाया गया और आर्बिट्रेरली यानी कि अपनी इच्छा से साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन का जो मास है उसको 1 मान लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास है उसको 1 मान लिया, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और आजकल एट प्रेजेंट जो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन 12 को यूज़ करते हैं। कार्बन 12 जो एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है मास नंबर, तो इसका जो यूज़ है वो एज ए स्टैंडर्ड हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए किस एलिमेंट को स्टैंडर्ड माना गया है, तो आंसर क्या होगा, कार्बन एलिमेंट को। और अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के किस आइसोटोप को स्टैंडर्ड बनाया गया है, माना गया है, तो उसमें आंसर आएगा कार्बन 12। एक्चुअली कार्बन जो होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आपके इम्पोर्टेंट एक वर्ड आ रहा है आइसोटोप। इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोटोप। तो देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में इसके बारे में डिस्कस किया होगा। आइसोटोप क्या होता है, किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स, किसी एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि आइसोटोप का मीनिंग क्या हो गया, एलिमेंट के ऐसे किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहता है, सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ये मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इनका नाम भी है पर्टिकुलर। इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको हम ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है, ये इनके
सिंबल्स होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, लेकिन ओवरऑल इनको कैपिटल एच से ही हम डिनोट करते हैं। चलिए, सो जो कार्बन होता है उस कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, आइसोटोप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको मिलेंगे आपकी बुक के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इनका कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, इन 3 आइसोटोप्स में से सिर्फ कार्बन 12 को ही हम एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, उसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट को हमने क्या बोला है, 1 AMU। तो 1 AMU जो होता है वो कितना होता है, कार्बन 12 का जो एक एटम होता है, कार्बन 12 का जो एक सिंगल एटम होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है। और इस 1 AMU की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.666 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये एक AMU की वैल्यू होती है 1.66, आई थिंक इट इज़ 8 or 5, आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट अप्रोक्सीमेटली यू कैन से हियर इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये होता है एक AMU का वैल्यू, ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। अब हमें क्या करना है, एटॉमिक मास कार्बन के रेस्पेक्ट में अदर जो एलिमेंट्स है उनको भी हमें उसका एटॉमिक मास असाइन करना है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें AMU की फॉर्म में तो पता होता है, या जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं वो तो हमें पता होता है। कितना होता है हाइड्रोजन का मास, कितना होता है 1.66 और दिस इज़ 0.5 एग्जैक्टली। अगर आप बात करेंगे तो ये कितना होता है 0.5। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम वो कितना होता है 1.67 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये एक AMU इसके इक्वल होता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम का मास है, तो AMU में हाइड्रोजन का एटम कितना आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास AMU में कितना आएगा 1.008 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इस एटॉमिक मास यूनिट को आजकल हम UB, सिंपली UB लिखते हैं, ठीक है। U क्या है यहाँ पर, यूनिफाइड मास। व्हाट इज़ द U हियर, दैट इज़ यूनिफाइड मास। तो इसका आंसर कितना हो जाता है 1.008 U, ठीक है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ठीक है। किस में, यूनिफाइड मास में। किस में है ये यूनिफाइड मास की फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के केस में हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तीनों का मास इक्वल नहीं होता है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हमें हाइड्रोजन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा मास यूज़ किया जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो 3 एटॉमिक मास है, 3 एटम हैं, 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तीनों के लिए अलग अलग एटॉमिक मास है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, पहली बात एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट व्हेन टू अप्लाई, कब इसको अप्लाई करना है। अगर किसी एलिमेंट के 1, 2 या ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें उसका एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं
ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स वाला एलिमेंट कौन सा है। ओके, कमेंट सेक्शन या चैट बॉक्स में लिखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। एंड फॉर दिस आंसर यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल ग्रुप। ठीक है, आप गूगल ग्रुप की हेल्प भी इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन के पास 3 टाइप के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। देखिए नेचर के अंदर इन तीनों का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस जो है वो इनका अलग अलग होता है। ठीक है, कार्बन 12 जो होता है उसका परसेंटेज नेचर में कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए कार्बन का जो रिलेटिव अबंडेंस है 12 का वो है 98.892, 98.982%। ये इस कार्बन 12 का परसेंटेज है नेचर में, इतना नेचर में ये होता है 98.892। ओके, 98.892, ये 8 है और ये 9 है, 892, और इसका होता है 1.108%, 1.108%। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट जो कार्बन 13 के बाद कार्बन 14 है उसका होता है 2 × 10⁻⁻, 2 × 10⁻10। ठीक है, परसेंटेज में भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ये इनका परसेंटेज है नेचर में, इसका इतना परसेंटेज होता है। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कार्बन कार्बन एलिमेंट के आपके पास 100 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 100 एटम्स। तो उन 100 एटम्स में कार्बन 12 वाले एटम्स के मिलने की जो परसेंटेज है वो कितना है? 98.892%। ठीक है, कार्बन 13 वाले एटम्स कितने होंगे? 1.108%। और इनका जो अमाउंट है, इनका जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ही कम है, दैट इज़ रेयर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इनका एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा, इनका एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा। कार्बन 12 का एटॉमिक मास हमने अभी कैलकुलेट किया था 1.66, या अगर हम यू की फॉर्म में बोलें, AMU की फॉर्म में बोलें तो कितना आता है? इसका कितना आता है? 12, इसका कितना आता है? 13, इसका कितना आता है? 14। देखिए ये कार्बन 12, ये कार्बन 13, ये कार्बन 14, इसका एटॉमिक मास 12U, इसका एटॉमिक मास 13U, इसका एटॉमिक मास 14U। अब हमें क्या चाहिए? कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो टोटल है उसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सो दैट हमें एवरेज एटॉमिक मास मिल जाए। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास आता है, कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास जो आता है वो कितना आता है? 12.011U। ठीक है, ये है इस कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास 12.011U, 12.011U। ये क्या है? कार्बन के सभी एटम्स का, ध्यान से सुनिए, कार्बन के सभी एटम्स का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये होता है कार्बन के लिए। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन इफ़ द परसेंटेज ऑफ ईच एटम इज़
known to you. ठीक है. In the same way you can also calculate the percentage of the average atomic mass of chlorine atom. क्लोरीन जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है, दो टाइप के एटम्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्लोरीन के केस में. ठीक है, वो बाद की बात है, हम इसके बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद में एटॉमिक मास के बाद में नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास. Yes, 1.7.2 that is molecular mass. molecular mass का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है. व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल? व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको फिर से कमेंट सेक्शन में बताना है. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है. ठीक है, कि मॉलिक्यूल क्या होता है. जब तक आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास की आप बात नहीं करेंगे. ठीक है, तो चलिए, मुझे पता है तो मैं तो मॉलिक्यूलर मास की बात करूँगा. ठीक है, मान लीजिए एक मैं मॉलिक्यूल बात कर रहा हूँ. अब देखिए एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है यहाँ पर, एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड सम टीचर्स ऑल्सो, एक मिसकंसेप्शन सा है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड को इंटरचेंजेबली वो फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं. जैसे मैं अगर हिसाब से देखा जाए तो H2 में और H2 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, H2 में और H2 में क्या डिफरेंस है? H2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक कंपाउंड है. ठीक है, लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं तो हम सिंपली यही बोल देते हैं कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो H2 एक्चुअली मॉलिक्यूल नहीं है, H2 एक कंपाउंड है, H2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है. अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसी एक मॉलिक्यूल का मास. ठीक है, तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 एटम हैं. एक एटम का कितना होता है? 1.008 U. ये होता है हाइड्रोजन के एक एटम का मास. हमारे पास 2 एटम है तो 2 एटम का कितना हो जाएगा? 2 × 1.008 U, दैट इज़ 2.016 U. ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है. ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा सोल्व करना हो तो उसमें ये चेक करना होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन एलिमेंट है. अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन एलिमेंट बोलते हैं तब सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तब उसका इसमें आपको उनको यूज़ क्या करना है? 1.008 U. ठीक है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उस कंडीशन में इसका मास कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास 2 एटम होंगे. ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें मान लीजिए कुछ एटम्स हैं जिनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए. कुछ एटम्स हैं जिनका आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और वो एटम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का याद नहीं रखना है, बेरिलियम का याद नहीं रखना है, बोरॉन का आपको याद रखना है, कार्बन का याद रखना है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, नियोन का भी याद रखना है, नियोन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, और लास्ट में पोटेशियम और कैल्शियम. ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास की वैल्यू आपको याद रखनी है. ठीक है, और इनके जो एटॉमिक मास की जो वैल्यूज़ है वो आप लोग सभी गूगल गुरु से फाइंड आउट करके और कमेंट सेक्शन में लिखिए. यूज़ गूगल गुरु and write the values of these what you call elements in the comment section. ठीक है, in the comment section. अब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की जिसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. ठीक है,
तो देखिए आपकी बुक के अंदर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है और उसी ही एग्ज़ाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो आपको सॉल्व करना है वो है एग्ज़ाम्पल। देखिए हम बात करते हैं, चलिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, तो कैसे करेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है, एक कंपाउंड है। लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा एक एंटिटी है उसका हमें मॉलिक्यूल का जो मास है, उसी एंटिटी का मास जो है वो कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक तो कार्बन एटम है, सिंगल कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम का कितना होता है 12.0, अभी हमने देखा था कार्बन के एक एटम का 12.01 U प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 U होता है। और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो गया। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ऑलमोस्ट 44 U क्या है यहाँ पर, यूनिफाइड मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का, फिर से हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल है कंपाउंड, लेकिन मजबूरी है यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड की जगह मॉलिक्यूल। इन द सेम वे अगर आपको एक और कैलकुलेशन किया जाए C6H12O6 जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोज। केमिकल नेम क्या होता है इसका, ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम इस ग्लूकोज का अगर हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना आता है, कार्बन यहाँ पे 6 हैं, एक कार्बन का कितना होता है 12.011 U एक का, और 6 का कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक का कितना होता है 1.008, ये तो होता है एक का, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, क्योंकि हमारे पास कितने हैं 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। प्लस ऑक्सीजन का एक का कितना है 16.00 U इंटू कितने एटम्स हैं 16 के, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये हो गया 6। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, इनको सबको ऐड करने के बाद में ऑलमोस्ट आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसका मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है 180 U। ये है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मोलर मास, ओके। यस 1.7.3 नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला मास। अब देखिए फॉर्मूला मास का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल एंटिटीज़ भी होंगे आपके पास जो ना तो एटम की फॉर्म में होते हैं ना मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का। और ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं, ऐसे जो एंटिटीज़ होते हैं, उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, उनको न तो हम मॉलिक्यूल की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं और न उनको हम एटम की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या आता है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर, आपका फेमस एग्जांपल NaCl दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। क्या है NaCl, न तो मॉलिक्यूल है न ये एटम है। तो ऐसा जो यूनिट होता है, ऐसा जो एंटिटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका जो मास होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। तो NaCl के केस में हो गया। नेक्स्ट है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल, चलिए यही देख लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड दैट इज़ CCl4। अब ऐसे जो स्पीसीज़ होते हैं जो कि फॉर्मूले की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देन द मास दैट इज़ एसोसिएटेड विद दीज फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला मास, ओके। एंड फार्मूला मास के अंदर जितने भी होते हैं ये ज़्यादातर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए इनका कैलकुलेट करने के लिए, इनका मास कैलकुलेट करने के लिए जो हम एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला मास, ठीक है।
तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सोडियम का एक एटम का कितना होता है 23 पॉइंट U, एक एटम का, ठीक है 23.0 U प्लस एक Cl का कितना होता है 35.5 U, और यहाँ पर कितना एटम है क्लोरीन का एक एटम है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर कितना आता है 58.5 U। यानी अगर आपसे पूछे कि सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट है, उस एक फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास कितना होगा, सो आंसर इज 58.5। चलिए अपनी अपनी बुक में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए और अपने गूगल गुरु की हेल्प से इसका आंसर बताइए कि व्हाट इज़ द फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड व्हाट इज़ द आंसर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में देखिए कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है 12.011 U। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, प्लस क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 4 है, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5 U इंटू एक कार्बन एक क्लोरीन का 35.5 U, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 4 है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है ऑलमोस्ट ये तो 12.011 U प्लस इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 35 4 टाइम्स से 140 और 2 प्लस 142, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1, इसमें 12 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा ये 154.1 U। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला मास 12.011 U एक कार्बन का, एक क्लोरीन का 30.5, 4 क्लोरीन है, 4 से मल्टीप्लाई किया देन इट बिकम्स 142। ठीक है, और इन दोनों को ऐड किया देन इट कम्स 154.011 U। ये किसका मास है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का है। ठीक है, तो ये था हमारा एटॉमिक मास एंड मोलर मास, जिसकी हेल्प से हम कुछ और भी केमिकल्स हैं उन और केमिकल्स का भी हमें फॉर्मूला मास या मोलर मास या एटॉमिक मास अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, एक सिंपल सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ उन फॉर्मूले के मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो जो मैं आंसर जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ वो देखिए। सबसे पहला है, अब मैं यहाँ पर सिर्फ नाम बोल रहा हूँ, उनका फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो है वो है अमोनिया, यानी अमोनिया का आपको फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड का भी आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वन इज कार्बोनिक एसिड का भी आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज शुगर, और इस शुगर का भी आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। शुगर का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे C12H22O11, हम इसी को शुगर बोलते हैं जनरली हम इसी को शुगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में जिनका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग all the previous videos and take care and bye bye.